हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलो बेटा, फिर से हम लोग हाजिर हैं आपका 52 क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों सीरीज लेकर के। और आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपने 9वें चैप्टर यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बच्चों सभी इंपॉर्टेंट जो मैंने 52 क्वेश्चन की सीरीज आपको बताई है उसी में से सारे इसी चैप्टर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो अगर आप बच्चे पिछले के सभी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों उन सभी वीडियो का लिंक है, प्लीज उनको देखिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये वाला लेक्चर आप लोग जरूर देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो सभी वीडियो का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो आप बच्चों एक एक करके सभी वीडियो देखिए और बच्चा कम से कम दिन में 4-5 बार उन वीडियो को देख करके प्रैक्टिस रिवाइज करते रहिए। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों उस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 मतलब 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप वहां पे जाकर के लिंक देख सकते हैं और वीडियो मेरे प्यारे बच्चों देखिए। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में री ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के गारंटीड क्वेश्चन फॉर 2026। ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी पूरी कहानी थी जो हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बता रखी है अच्छे से कि बेटा हम लोग केवल और केवल अपने पूरे सिलेबस से 52 क्वेश्चन उठा रहे हैं और इन्हीं 52 क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों अगर आप प्रैक्टिस मेमोराइज एंड रिवाइज कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा। तो चलिए आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका बच्चों 10 क्वेश्चन हम लोग केवल और केवल करेंगे, जिससे मेरे प्यारे बच्चे आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर का बच्चों वेटेज कितना होता है हमारे एग्जाम में 10 नंबर का। तो चलिए बेटा इन 10 नंबर को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। ये 10 नंबर एकदम हम लोग पक्के करेंगे आज की क्लास में। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन वो हैं जिन क्वेश्चनों को आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट स्टार्ट किया जाए इस क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गिव 2 कंडीशंस फॉर इट। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यदि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है वो फिर से उसी मीडियम में वापस आता है। लेकिन कंडीशन क्या क्या है कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए और बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तब ये फिनोमिना मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। तो चलिए ये पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके आप लिख देंगे। कैसे? हेडिंग डालेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिखेंगे आप यदि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक हो तब लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस फिनोमिना को लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये फिगर आप बना देंगे जिसमें सघन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों डेंसर मीडियम, तो आप ऐसे डेंसर लिख लीजिए। इसका मतलब होता है बच्चों रेयर मीडियम। ठीक है। तो आप लोग बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेंसर और रेयर। तो यहाँ पे बच्चा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब ऐसा बच्चों फिनोमिना देखने को मिलता है। तो बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। इसके कंडीशन क्या होते हैं बच्चे? 2 कंडीशन कि लाइट रे को डेंसर से रेयर में जाना है और बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना है। तो वो एक एक करके हम लिख देंगे। लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक हो। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं बेटा। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों हमको एप्लीकेशन बताना है। तो एक एप्लीकेशन बता दीजिए आप कि लाइट रे को बेंट करने के लिए प्रिज्म की सहायता से हम लोग बच्चे उसको बेंट करते हैं, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है।
ठीक है। तो 90 डिग्री या 180 डिग्री लाइट रे को बेंड करने के लिए हम लोग प्रिज्म की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों इसी फिनोमिना को देखते हैं। तो पहला, लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर बेंड के लिए डिजाइन किए गए प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये हमारे पास चित्र 1 है, ये हमारे पास चित्र बी है, ए और बी। ठीक है, बना देंगे, बहुत आसान है। दूसरा बच्चे इसका एप्लीकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी बच्चों इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR पर बेस्ड होता है और इसकी सहायता से हम लोग लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर बिना बच्चों एनर्जी लॉस के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग साफ साफ लिख देंगे कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पर आधारित है। इसकी सहायता से लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना एनर्जी लॉस के भेजा जा सकता है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, ये बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, डेरिवेशन है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको। A spherical surface of radius of curvature r separates two media of refractive indices n1 and n2. A point object is placed in front of the surface at distance u in medium of refractive index n1 and its image is formed by the surface at distance v. In the medium of refractive index n2 derive a relation between u and v. ठीक है बेटा, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हो, उसी का हिंदी यहाँ पे लिखा गया है। तो बच्चा ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा हमको फिगर बनाना है, एकदम आसान है। आज हम अपने प्यारे बच्चों के साथ साथ फिगर को फटाफट बना देते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि फिगर कैसे बनेगा। तो यहाँ बच्चों एक कर्व सरफेस आप ऐसे बना लोगे। ठीक है भाई, मैं इसको रब कर दूंगा, आप कहेंगे सर कहाँ ये कर्व सरफेस है, ये तो आप सर्कल बना रहे हो। ये कर्व सरफेस हो गया। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास है ये बच्चों एक कर्व सरफेस है, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, क्योंकि मीडियम को अलग दिखाना है मुझे। तो ये बच्चों हमारे पास एक ऐसी लाइन हमको बना देनी है। इस लाइन पर बेटा हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओ होगा। यहाँ पे हमने ओ ले लिया। इस ऑब्जेक्ट ओ से बेटा हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे इस सरफेस पे, तो लाइट इंसिडेंट हो गई। जहां पे लाइट बेटा इंसिडेंट होती है वहां पे हम लोग बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इस नॉर्मल को मैं क्या करता हूं, डॉट डॉट बना देता, जैसा कि फिगर में बना हुआ है। तो ये हमारे पास नॉर्मल बन गया, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए ये कहानी समझ में आ रही। अब बच्चे बाकायदे से क्या हो कि लाइट रे को तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन बच्चे होता क्या है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, क्योंकि हमने सीखा है कि बच्चे लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इस बात को आप याद कर लो, आपने क्लास 10th में भी इस बात को याद किया है। ठीक है बेटा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे ऐसे डाल देते हैं, वो सीधे चली जाएगी। अब ये दोनों यहाँ पे बच्चों मिलेंगी तो वहां पे इमेज बन जाएगा, इस इमेज को हम कहते हैं आई। ठीक है बेटा, कहानी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बातें यहाँ पे लिखनी है वो बातें हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 वाला मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 वाला मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है उसको मेरे प्यारे बच्चों हम पॉइंट n कह देते हैं। ठीक है, बाकी सब तो लिखा ही गया है। ये एंगल आई होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों एंगल आर होता है। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक देख, छोटा सा हम लोग यहां से क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और ऐसा मानते हैं बच्चों ये परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम, और यहीं से सारी डिस्टेंस देखी जाती है, डिस्टेंस हो जाएगी आर, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी वी, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी यू। तो आप देख पा रहे हो सेम टू सेम फिगर मेरे प्यारे बच्चों हमने नीचे बना दिया, सारी कहानी आपको बता दी। ठीक है, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब बेटा कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मैं सारी बातें इसी फिगर बनाऊंगा, क्योंकि फिगर हमने इसीलिए लिया है ताकि मैं अच्छे से आपको ये डेरिवेशन को समझा पाऊं। ठीक है बेटा, चलो हमको करना क्या है बच्चा, हमको इस वाले एंगल पे ध्यान देना है। ये फर्स्ट एंगल हमारे लिए होगा, ये एंगल सेकेंड होगा, और ये वाला हमारे पास एंगल नंबर 3 होगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा ट्रायंगल, ट्रायंगल किस में,
ओ एम एन में, ओ एम एन में, ठीक है। सबसे पहली बात होगी ओ एम एन में। इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों एंगल जो एन ओ एम है ना, हमको ये लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा लिखना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं लिख दूंगा टेन, ध्यान से देखते रहिएगा, टेन एंगल एन ओ एम ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे देखो, अगर ये थीटा हम मानते हैं तो सामने वाली जो साइड होती है वो क्या परपेंडिकुलर हो जाती है, और बेस क्या हो जाएगा, ये वाली साइड। तो हो जाएगी हमारे पास एम एन बाई ओ एम, ठीक है बेटा। ये वाला कहानी खत्म हुआ। दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल एन एम सी में, एन एम सी में, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों टेन एंगल एनसीएम, एनसीएम ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर से एम एन बाई ये हो जाएगा एमसी के बराबर, ठीक है बेटा। फिर अगली बात हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ट्रायंगल में, इसमें भी हम लोग राइट ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग ट्रायंगल कौन सी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एन एम आई में, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, टेन एंगल एन आई एम निकालना चाहते हैं, तो फिर से ये भी हो जाएगा एम एन बाई एम आई के बराबर, एम एन बाई एम आई के बराबर। ये सारे बच्चों हमने एंगल लिख दिए, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बच्चों जो एंगल होता है बहुत स्मॉल होता है, तो अगर एंगल बहुत स्मॉल होगा तो टेन थीटा जहां हमको जरूरत पड़ेगी हम थीटा लिख देंगे, साइन थीटा को भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं, और इसका उल्टा भी, मतलब थीटा साइन थीटा, थीटा टेन थीटा, या टेन थीटा थीटा, ये सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है बेटा। चलो अब बच्चों कैलकुलेशन हमको करना है, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जब रिफ्रैक्शन है तो याद करो बच्चे आपको स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है जी, स्नेल्स लॉ होता है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है बेटा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। मैं इस ट्रायंगल को बच्चे घेर बना रहा हूं, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आई। अब आई इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं यहाँ पे मैं दो बातें यहीं पे लिख देता हूं बेटा, देखो पहली बात क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, ये वाला एंगल जो एंगल 1 था और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल क्या हो जाएगा, एन ओ एम प्लस हो जाएगा बेटा एनसीएम के, एंगल एनसीएम के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ गए, तो एंगल आई की कहानी खत्म हो गई। उसी प्रकार से बेटा हमको आर लिखना है, तो आर के लिए बच्चों हमको ये छोटा सा ट्रायंगल देखना है, ये वाला, और इस ट्रायंगल में बेटा ये वाला जो एंगल है ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है। तो उसकी कहानी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊं तो यानी कि हम लिखेंगे एंगल एनसीएम, एनसीएम वो क्या होगा, एंगल आर प्लस एंगल एन आई एम के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको आर चाहिए, तो यहां से अपन आर निकाल सकते हैं। आर क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा हमारे पास एन सी एम, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, एन सी एम और माइनस हो जाएगा एंगल एन आई एम के बराबर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, एकदम सर समझ पा रहे हैं, एकदम समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा हम लोग बच्चे यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो चलो स्नेल्स लॉ हम लोग लगाने जा रहे हैं। सारी बातें की हूं लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूं। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चे, n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, n2 साइन आर, ये फॉर्मूला याद रखो। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि बेटा जहां पे हमारा एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन आई आई बन जाएगा, साइन आर आर बन जाएगा। तो ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, n1 आई इज इक्वल्स टू n2 आर के बराबर, ठीक है बेटा। अच्छा, तो आई और आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से लिख देंगे, लेकिन हमको देखो यहाँ पे हमारा मतलब का काम है कि एन ओ एम जहां होगा उसको हम लोग बच्चे एम एन बाई ओ एम भी लिख सकते हैं।
बात समझ में आई? वही टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप आई की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, उसके बाद ये तीनों वैल्यू हमको जहां चाहिए वहां हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, तो ये हो जाएगा N1, आई के जगह पे क्या था, NOM प्लस NCM, NOM प्लस NCM इज इक्वल्स टू ये N2 था, तो ये क्या है बेटा, NCM माइनस NIM, NCM माइनस NIM के बराबर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया। अब इन सारी की वैल्यू हम लोग पुट कर लेना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या था बच्चे, ये हमारे पास था OM बाई NOM है ना, तो सॉरी MN बाई OM, MN बाई OM, ये हमारे पास है MN MN बाई OM। ठीक है, प्लस NCM क्या है बेटा, NCM हमारे पास है MN बाई MC, MN बाई MC इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में है तो ये हमारे पास N2 हो गया। NCM क्या था बच्चे, यही MN बाई MN बाई MC, और फिर माइनस हो जाएगा हमारे पास ये MN बाई MI। ठीक है, ये हमारे पास NIM की वैल्यू है, देख लो साफ साफ। ठीक है, हमने सारी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या करनी है, इसमें पुट कर दी। अब बेटा आपको दिख रहा है क्या, क्या सर दिख रहा है कि MN 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 कट्टी पिट्टी हो जाएगा, और फिर अब क्या करोगे, N1 का मल्टीप्लाई करो, तो N1 बाई OM प्लस N1 बाई MC इज इक्वल्स टू, इधर N2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस N2 बाई MI। ठीक है बेटा, बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत सही सर। चलिए अब बेटा देखो MC MC एक जैसा दिख रहा है, MC MC एक जैसा, तो बच्चे MC MC को एक तरफ कर देंगे इन दोनों को, और इसको उठा के इधर लाएंगे, तो हो जाएगा N1 बाई OM प्लस N2 बाई MI इज इक्वल्स टू, ये हो गया N2 बाई MC माइनस का N1 बाई MC। ठीक है, अब OM MI MC की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, बात समझ में आई? तो OM क्या है, फिगर में आइए, फिगर में, फिगर 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 देखो OM क्या है बच्चा, OM हमको दिख रहा है यहां से माइनस U के बराबर, यही तो है, यही तो हमारे पास है, OM की वैल्यू माइनस U, MC की वैल्यू प्लस R, और MI की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, V है। तो OM की वैल्यू माइनस U, तो ये हमारे पास हो जाएगा N1 माइनस U प्लस N2, इसकी वैल्यू है प्लस V इज इक्वल्स टू, ये N2 है और ये बच्चा N1 है, और यहाँ पे MC, यहाँ पे चलो एक लाइन और लिख देता हूं इसे, ये भी R हो जाएगा, ये भी बेटा R हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? बहुत सर, बहुत सर। तो देखिए प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो N2 बाई V माइनस हो जाएगा N1 बाई U, ये बच्चे कॉमन दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बाई R, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमको करना था, यहां तक हमको पहुंचना है, सिंपल सी बात है, कर ले जाओगे बेटा, बहुत शानदार। ठीक है बेटा, तो यहां तक काम मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज है, बाकी ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है आपके लिए। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए बेटा, तो सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पेज में एकदम लिखी गई है, यहां से यहां तक आपको काम कर लेना है, साफ सुंदर आपको सारी बातें मैंने लिख करके दिखा दी, कितना काम आपको करना है, ऐसे फिगर बना लो, उसके बाद ये सारी बातें बच्चों एक एक करके कैलकुलेट करके लिख देनी है, हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ड्रा अ री डायग्राम टू शो हाउ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइटी इन एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आज की क्लास में आप देखना कि कई बार इसका जिक्र है। ठीक है बेटा, चलिए, तो सबसे पहले आपको ऐसा फिगर बनाना है, सर कैसे बनेगा, आ जाओ बना के दिखाता हूं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, अपने प्यारे बच्चों के लिए बना के मैं दिखा देता हूं, इस लाइन को पहले मैं रब करता हूं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो बच्चा क्या करोगे, दो बेटा आप कॉन्वेक्स लेंस बना देना। ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस
एक थोड़ा सा छोटा बनाना, एक थोड़ा सा बेटा बड़ा बना देना। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, हो गया, छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। एक ऐसे लाइन बना देंगे, ये समझ लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जैसा है, ठीक है बेटा, एकदम वही है। ये बच्चा हमारे पास जो लेंस होता है इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और इसको बच्चे हम आई पीस कहते हैं, तो इसको हमने ई लिख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और जहां पे हमारी आंख होती है, आप ऊपर वाला फिगर साफ साफ देख रहे हो, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमारा आई पीस होता है, ठीक है। यहां से हम लोग आंख लगाते हैं और देखते हैं चीजों को। अब बच्चे जो टेलीस्कोप होता है वो दूर की स्थित वस्तु को देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है, समझ लो, ठीक बेटा। तो इनफाइनाइट से जो लाइट रे आती है बेटा, वो ऐसे पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है। तो ऐसे बेटा दो पैरेलल लाइट रे आकर के बेटा इस पर इंसिडेंट होंगी। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइट रे इस पे आपको ऐसे डालनी है। एक सेकेंड, टिंग 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 टिंग, एक सेकेंड, अरे यार, ठीक है, क्या कर रहा हूं। पैरेलल लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करानी है, इंसिडेंट करानी है। तो एक लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लेके आओ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बेंड करवाना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, ऐसा कुछ, ठीक है, हाँ, ऐसा थोड़ा सा जैसा फिगर बनाया हो वैसा होना चाहिए ना बेटा, ठीक है। चलो, और एक हम लोग ऐसे बात कर लिए, ठीक है। ये दोनों लाइट रे आ रही हैं, तो इसका ये वाला पार्ट मैं क्या करूंगा, डिलीट मार दूंगा। बात समझ में आई? पैरेलल होनी चाहिए। चलो आगे बच्चों, लाइट रे दोनों आ रही हैं, आ रही हैं। एक बच्चों हमारे पास यहाँ पे गया। अब बच्चे क्या होगा, वो बच्चे बेंट करेगा, बेंट करेगा, और मेरे प्यारे बच्चों वो कहीं पे ऐसे बच्चों उसको कट कर देगा। ऐसे कट करा दो, क्या करना है, ठीक है। इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ बच्चों कट कर दिया। जहां पे कट करेगा बच्चा वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश इमेज बन चुका है। और कहीं बच्चे इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और इसका डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा। तो यहां से बच्चों लाइट रे आकर के इस पे बच्चों पड़ती हैं और ऐसे हमारा इमेज बन जाता है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हो? अब बेटा क्या है, देखो इमेज को इनफाइनाइट पर बनने के लिए होना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीजों को रब करूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो ए डैश बी डैश है वो आई पीस लेंस के लिए बेटा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो एक लाइट रे बच्चा यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे, और वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, इसके फोकस से जाएगी, ठीक है बेटा। और एक लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों इसके ऐसे जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा पैरेलल में करूंगा, पैरेलल कर देते हैं बेटा जी, मतलब दोनों को पैरेलल कर देना है, सिंपल सी बात आपको ये समझनी है, ठीक है बेटा। पैरेलल रहेंगे तभी तो कट नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। ये दोनों लाइट रे पैरेलल रहेंगी, और ये जहां पे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगा, उसके फोकस से, तो इसको एफ ई लिखा जाता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो होगा इसके लिए बच्चे क्या, ऑब्जेक्ट। और ये जो यूई है मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारे पास क्या है बच्चे, इसका एफ ई है। दो लेंस दो फोकस होता है ना बेटा, तो ये हमारे पास एफ ई यही पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट बनता है। उस बात को देखो ऊपर वाले फिगर में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इतनी बात आपको समझनी है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बच्चे फोकस पे होता है तब उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप इन दोनों रे को ऐसे आगे बढ़ा देना, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ये वाली रे भी, ठीक है बेटा। अब इनको मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, हम डॉट डॉट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कहीं मिलेंगे नहीं और हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो एक काम तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये करना है, इतना तो आप कलाकार हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे कर पाएंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? अब इसमें बेटा हमको निकालना है मैग्निफिकेशन पावर। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं
tan बीटा, वही जब एंगल छोटा हो तो थीटा tan थीटा हो जाता है, तो बीटा tan बीटा हो जाएगा और इसको tan अल्फा। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ना बेटा, ये अगर ये अल्फा हम मानते तो ये अल्फा हो जाएगा और इसको हम बीटा मानते, तो इसी ट्रायंगल से मेरे प्यारे बच्चों हम सारी कहानियां कर पाते हैं। बात समझ में आ रही? तो बेटा अब हमको क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर का मेरे प्यारे बच्चों डिफिनीशन लिखना है। ये जो हम लोग m निकाल रहे थे ना, ये बच्चों क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे फिगर में आपको समझा रहा था। सबसे पहले इसको डिफिनीशन लिख देंगे और इसका फॉर्मूला याद रखोगे, सीधा सीधा हो जाता है FA बाई FV। बात कुछ खत्म, बात है ही नहीं, इतनी बात करके आप खत्म कर देंगे इसको, m बराबर FO बाई FV। ज्यादा आपको सोचना विचारना ही नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चे, उसको ऐसे लिखोगे आप, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर वह अनुपात है जिसमें फाइनल इमेज द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल उस एंगल की तुलना में होता है जो ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनाया जाता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद फटाफट आप ऐसे लिख देना m इज इक्वल्स टू FO बाई FV, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारे पास क्या है, ड्रा अ रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। अच्छा जी, हेंस ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड मिनिमम डेविएशन बच्चों डेल एम। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ये हमको डिराइव करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, एक आसान सा सुंदर सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम हॉल में करना है। तो फिगर बना लेंगे, फिगर समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारी कैलकुलेशन फिगर में ही है। फिगर बना लिया, ये बच्चों एक प्रिज्म कहलाएगा और ये जो एंगल ए है इसको हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं, प्रिज्म एंगल, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब क्या करोगे, एक लाइट रे PQ को बच्चे इस प्रिज्म एंगल के AB फेस पर हम इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है बेटा। हो गया इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगा तुरंत बच्चे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, तो मान लो ये पहला नॉर्मल है, ठीक है, ये डॉट डॉट वाली लाइन। अब बच्चे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि लाइट रे बच्चों एयर से प्रिज्म यानी कि ग्लास में जा रही है, मान लो इधर का एयर है और ये बच्चों ग्लास दिख ही रहा है आपको, ठीक है। प्रिज्म हमारे पास किसका होता है बच्चे, ग्लास का होता है, ठीक है। तो एयर से ग्लास में जा रही है यानी कि रेयर से डेंसर में, तो बच्चे नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुकेगी। यानी कि बेटा जिस लाइट रे को ऐसे सीधे चला जाना चाहिए था वो बच्चे सीधे ना जा करके क्या होगी बच्चे, बेंट करेगी। बात समझ में आई, जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन बच्चा सीधे ना जा करके अब ऐसे झुक जाएगी, तो यहाँ पे झुक गई। उसके बाद जैसे ही बच्चों पॉइंट R पर इसके AC फेस पर पहुंचता है, फिर से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास से एयर, इसके इस वाले फेस पे हो रहा है बच्चों एयर टू ग्लास, और इसके इस वाले फेस पे बच्चे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर हो रहा है। बात समझ पा रहे हो, ग्लास से एयर में, तो इस बात को आपको समझना है बेटा। चलिए, तो जो भी हम फिगर में लिख रहे हैं सब कुछ मिटा देंगे ताकि सुंदर सुंदर आपको फिगर दिखे, क्योंकि हमको कैलकुलेशन भी तो करना है, ठीक बेटा। ये हमारे पास हो गया। फिर लाइट रे बच्चों जब यहाँ पे पहुंचती है तो बाकायदे से तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के, क्योंकि बच्चे नॉर्मल से दूर भागती है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, तो ऐसे झुक जाएगी और इस रे को हम कहेंगे इमरजेंट रे, ठीक है बेटा। अब एंगल की बात कर लेते हैं, ये इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको हम R2 लिखते हैं, और ये बच्चों इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इमरजेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये बच्चे जो रे बाहर निकल गई इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे, इन दोनों को हम पीछे खींचेंगे और ये दोनों जितना एंगल मेरे प्यारे बच्चों बना रहे हैं ना, कि जाना चाहिए था किधर और चली गई किधर, वो जो एंगल बनेगा ये, इसको हम बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे फिगर में देख चुके, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बेटा इस वाले डेरिवेशन में जो कैलकुलेशन होगा ना वो ऐसे होगा। पहली बात,
पहली बात, सबको दिख रहा है सब कुछ? हाँ सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। देख बेटा, हमको दिखना चाहिए बस। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक हमको दिख रहा है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? ए क्यू एन और आर दिख रहा है सबको। इसमें बेटा ये वाले दोनों एंगल क्या है? 90 90 है, क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल लगा। इसका मतलब क्या है? एंगल ए और ये वाला एंगल जो क्यू एन आर है, ये दोनों मिलकर के बच्चा क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। तो ए प्लस एंगल क्यू एन आर को हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री लिख देंगे। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है सर, चलिए बहुत अच्छी बात। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन तो हमारे पास आगे बढ़ा, सारी कैलकुलेशन बच्चे ज्योमेट्री से ही है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बच्चे दूसरा हमारे पास क्या है, ये छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको क्यू एन आर वाला, तो इसको उठाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बात देखो, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, आप ऐसे मत लिखिएगा, बस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो इसको 1 2 हटा देता हूं, ठीक है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे ये तो ऐसे लिख रहा है, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, आ जा मेरे प्यारे बच्चों। तो ट्रायंगल क्यू एन ऐसे लिखता हूं, इसमें में क्यू एन आर में, ठीक है बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये R1 है और ये QNR, ये R2, इन तीनों का जो सम होगा 180 के बराबर होना चाहिए, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR, ये क्या होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए 180 के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब मान ले इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है बेटा। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप देखते हो, दोनों 180 के बराबर हैं बेटा। तो जब दोनों 180 के बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको? हमको मिल जाएगा बेटा, अब दोनों 180 के बराबर यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यानी कि ए प्लस एंगल क्यू एन आर, ये किसके बराबर हो जाएंगे? R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर के, ठीक है बेटा। तो यहां से क्यू एन आर दोनों साइड है तो कट्टी पिट्टी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचेगा? A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। समझ गए बात को? धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। अच्छा जी, ये कहानी हो गई। अब बच्चे एक कैलकुलेशन फिगर से और करना है, वो क्या है बेटा? ये डेविएशन एंगल वाला। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखो ये जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये जो डेविएशन एंगल है डेल, वो क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल। लेकिन सर हमको ये वाला एंगल तो दोनों पता ही नहीं, जो इसका इंटीरियर एंगल है, ये वाले दोनों, ये वाला एंगल चाहिए और हमको ये वाले ऊपर वाला एंगल चाहिए। तो बेटा जी देखो, कब बाकायदे देखना, ये पूरा एंगल आई होना चाहिए, क्योंकि ये आई है, ठीक है। और ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I माइनस R1 के बराबर। बहुत सही सर। ये बच्चों बाकायदे से होना चाहिए E के बराबर, ये जो E है, ठीक है। तो ये R2 है तो ये हो जाएगा E माइनस R2 के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डेल हो जाएगा वो इन दोनों एंगल की क्या हो जाएगा? सम के बराबर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? तो यहाँ पे मैं नीचे लिख भी दे सकता हूँ कि डेल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के बराबर। और इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नीचे लिखेंगे। तो अगली बात हमारे पास क्या आई? डेल बराबर E माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है बेटा। चलिए यहां तक की कहानी कंप्लीट हुई। अभी इसको हम इक्वेशन नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अभी हमको खेल खेलना है। देखो I प्लस E लिखा, माइनस ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया हमारे पास R2। एक लाइन और लिखेंगे, I प्लस ई, माइनस कॉमन है और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अच्छा R1 R2 बच्चे क्या है? इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या दिख रहा है? ए के बराबर। तो यानी कि डेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा I प्लस ई माइनस ए के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत सही सर। अब बच्चा एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन क्या होता है बेटा? ये कंडीशन पे होता क्या है कि जो डेल होगा उसको हम डेल एम लिखेंगे, आई जो होगा वो ई के बराबर हो जाएगा, और R1 और R2 मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगे, जिसको हम बेटा R लिख सकते हैं।
क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? तो मिनिमम डिवीजन के केस में ये सारा बदलाव होगा। तो सारी कहानी कहां से आएगी? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 4, 3 एंड 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 से इक्वेशन 3 क्या बनेगा बेटा? एज इक्वल्स टू 2r के बराबर। ठीक है, एज इक्वल्स टू 2r, या बच्चा यहां से लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू a/2। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, बना लो इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगा? i और e बराबर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एंड डेल क्या हो जाएगा बच्चा? i प्लस i माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल बराबर 2i माइनस ए, या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू, सॉरी ये डेलियम लिखोगे ना आप, डेलियम तो डेलियम प्लस ए, और ये हो जाएगा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चों देखो, आपने r की वैल्यू निकाल ली, आपने i की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों आप क्या करोगे? हेंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है बेटा। स्नेल्स लॉ बच्चा क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है बेटा, अब आई और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहानी खत्म करो। साइन आई की वैल्यू क्या है? डेल एम प्लस ए बाई 2, और ये हो जाएगा बेटा साइन ए बाई 2। कहानी खत्म, कहानी बेटा खत्म, एकदम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां तक का काम मेरे प्यारे बच्चों आपको करना था, वो सारी बातें मैंने करके आपको दिखा दिया, और वो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाले पेज पे साफ साफ यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है जितना यहाँ पे मैंने किया हुआ है। मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, और यहाँ पे पूरा आंसर उसका होता है। यही आंसर आपको एज इट इज मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम हॉल में लिख देना है। ठीक है, इतना काम तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बहुत आसान है, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, क्लास 10th का नहीं मतलब आपके ही पेपर का है। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में आपने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को सीखा है। ठीक है, तो बहुत आसान है बेटा। Hence obtain the relation for the image distance v in terms of u and r। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा जो आपके लिए साफ साफ यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बच्चे कॉन्वेक्स मिरर आप बनाएंगे ऐसे। जब मैं हाथ से बनाता हूं तो आपको ज्यादा फील होता होगा कि हाँ सर मैं भी बना लूंगा ऐसे, तो इसलिए बनाता हूं। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब बेटा कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दो आप, ए है और ये बेटा बी है। ठीक है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों लाइट रे इंसिडेंट करवाओ, पैरेलली मान लो। ठीक है, अब ये लाइट रे जहां से मेरे प्यारे बच्चों जाएगी वो क्या होगा? इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये मान ले इसका फोकस है। दूसरा लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, कहीं भी आप बना देंगे, एकदम मेजर करके नहीं फिगर बनाना है। ठीक है बेटा, यहां से आप इस पर इंसिडेंट करवा दीजिए। ठीक है बेटा, इंसिडेंट हो गया, तो जो इस पर लाइट रे जाती है बच्चों फिर वापस भी वैसे ही आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों दोनों कट्टी पिट्टी करेंगे तो इस ए बी का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास इमेज बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है बेटा, चलो तो ये बेटा हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो चुका है ना। ये हमारे पास क्या होता है? ये यू होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों होता है हमारे पास वी होता है। ठीक है, यहां से यहां तक हम स्मॉल एफ लिखते हैं, इसको हम कैपिटल आर लिखते हैं। ये सारी बातें आप लिख दो, आपका काम हो गया है। ठीक है बेटा, तो इमेज फॉर्मेशन आपने कर दिया, यहाँ पे आप साफ साफ देख पाते हैं वैसे ही आपका किया हुआ है। ठीक है बेटा, अरे बोलोगे तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 रे बनाया गया है।
2 रे, मिनिमम 2 रे, ठीक है। तो जैसे मैंने किया वैसे आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब बेटा अगला हमारे पास क्वेश्चन था कि भाई हमको V को इन टर्म्स ऑफ R और U लिखना है, ठीक है। तो देख, मिरर में 2 फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू R/2 और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं 1/V प्लस 1/U, ठीक है बेटा, 1/V प्लस 1/U, ये हमारे पास मिरर का फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। अब इस फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, आप 1/F जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/R। अब यही फॉर्मूला 1/F के जगह पे आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन से अगली लाइन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, बन जाएगी 2/R इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U के बराबर, ठीक है बेटा। हमको 1/V चाहिए तो 1/V को अलग कर लो और ये हो जाएगा 2/R माइनस ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा RU और ये हो जाएगा 2U माइनस R। इतना तो कैलकुलेशन आता है ना बेटा, कि इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1/V, सॉरी, अब क्या करो, पलटी मार दो, उलट दो सबको, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा V और ये हो जाएगा RU और ये हो जाएगा 2U माइनस R, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो साफ साफ ऊपर ये आंसर दिखा गया है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। RU ऊपर चला गया और 2U माइनस R नीचे आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, सो ग्राफिकली हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये भी बच्चों प्रिज्म के रिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। अब उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का बच्चों डेविएशन के साथ बच्चों आपको वेरिएशन दिखाना है, ठीक है बेटा। तो चलिए, how the angle of deviation vary with the angle of incidence, hence define the angle of minimum deviation। आपको मिनिमम डेविएशन का बच्चों वो भी लिख देना है, डिफिनीशन भी। तो ये मैं बस फिगर इसलिए यहाँ पे बनाया हूँ ये वाला कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आए कि हाँ ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का ही क्वेश्चन है, बाकी आप एग्जाम में इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा। आप ये आपको बनाना है ये ग्राफ, इधर हमारे पास हो जाएगा E, यानी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, सॉरी I, अगर मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा डेल। अब बच्चे जैसा फिगर बनाया ना बस वैसा यही बना देना, ये डेटा ज्यादा मत याद रखना आप, बस ऐसा आप बना करके बस ये 2 एंगल दिखा देना आपके, ये 40 से 60 डिग्री के बीच में होता है और ये जहां पे इसका टिप है वो 40 डिग्री पे है, बस इतना जानो, ज्यादा इसके अंदर घुसने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आएगा वो भी भूल जाओगे, ठीक है। चलो इतना कर दोगे बेटा, बात समझ में, ऐसे यूं बना दो और वहां पे 40 डिग्री लिख देना, ठीक है। और ये कब होता है, I इज इक्वल्स टू जब E हो जाता है, वही मिनिमम डेविएशन वाला केस, ठीक है। I इज इक्वल्स टू E के बराबर हमने मिनिमम डेविएशन के केस में देखा था। अब मिनिमम डेविएशन का बच्चे डिफिनीशन लिख देना है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश रे जिस डेविएशन एंगल का न्यूनतम मान प्राप्त करती है उसे ही मिनिमम डेविएशन एंगल कहा जाता है, ठीक है बेटा। काम कर दोगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास है 29, वो क्या है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बच्चे डिफाइन कर देना है, उसके बाद बच्चे आपको ये रिलेशन दिखा देना है 1/sin c का, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है बेटा, बहुत सही है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिस पर मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है 90 डिग्री, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस बात को आप लिख दो, लिख दिया सर जी, ठीक है बेटा।
तो क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल का वह मान जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो फिगर बना हुआ है ये नॉर्मली फिगर है, तो मैं कह रहा हूं आप इस फिगर को मत बनाइएगा, आप बस ये फिगर बना दीजिए, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे I इज इक्वल्स टू सी लिख देना, सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है बेटा, चलो। और ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, डी आर भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सीखा था, तो वही डिफिनीशन सेम टू सेम आपको चिपका देना है और एक ऐसा फिगर बना देना है। ये यहाँ भी डेंसर है, यहाँ पे रेयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन सी है, तो इस बात को आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो जब आपका एग्जामिनर इसको चेक करेगा, देखो फिगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, फिगर बना दोगे तो जो चेक करता है उसको लगता है हाँ इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ठीक ठाक नॉलेज है। ठीक है बेटा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बच्चे आते हैं बेटा हम लोग इसके डेरिवेशन में, तो यही डेरिवेशन मैं कर देता हूं, फिर आपको आपको साफ साफ वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो क्रिटिकल एंगल वाले केस में, तो ये बच्चों हमारे पास आई क्या है, सी के बराबर, और आर क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए क्या है हमारे पास, आई बेटा क्या है, सी है, और जो आर है बच्चा वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास देखो पहला मीडियम तो यही है ना बेटा, डेंसर मीडियम, और दूसरा मीडियम हमारे पास रेयर मीडियम है, या कह लो वो एयर है। ठीक है बेटा, तो आप समझो बात को कि जब हम लोग 1 and 2 लिखेंगे इसके लिए, ये मीडियम 1 है, ये हमारे पास मीडियम 2 है। ठीक है बच्चा, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इसी फिगर के लिए लिख रहा हूं, तो 1 and 2 क्या हो जाएगा, साइन आई मतलब हमारे पास साइन सी हो जाएगा, और साइन आर का मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो 1 and 2 बेटा हो जाएगा हमारे पास साइन सी के बराबर। ये भी एकदम सही है, एकदम सही है, लेकिन बेटा हम लोग कैसे इसको लिखते हैं उस बात को समझो, उस बात को समझो। हम लोग बच्चे इसको, इसका मतलब हमारे पास क्या है, जब हमने ऐसा लिखा तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन हमको तो बच्चे अगर पहला मीडियम पता है कि एयर है तो हम इसको पलट देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया हमको दूसरे वाले में जिससे हमको लाइट रे जाती है उसके लिए लिखा जाता है, इसको पलट दो तो आप लिखोगे 2n1, तो वो हो जाएगा 1 बाई साइन सी का, साइन सी का। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे इसको लिखेंगे। अब बच्चे अगर दूसरा वाला मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है अगर वो एयर होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे n, और बच्चा ये हो जाएगा अपना साइन सी। ठीक है, तो ये कहानी आप इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे बेटा वो बातें यहां पे देख लो हुई हैं, 1 and 2 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? और ये देखो देखो एक तरीका और भी ऐसे कर सकते हो, मैं बता देता हूं यहीं पे, जैसे 1 and 2 ना अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखो ना, n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो दूसरा मीडियम बच्चे एयर है तो उसको एक रख लो, ये n1 को n कर दो। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लिख दो कि अगर n2 बराबर 1 हो और n1 बराबर क्या हो, n हो। ठीक है बेटा, तो ऐसे लिख लो, और साइन आई हमारे पास क्या है, साइन सी के बराबर है। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, साइन 90 डिग्री है। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा जो मैं दूसरा बता रहा हूं, तो आप ऐसे भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा केवल साइन सी के बराबर, इसको पलट दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी, ऐसे कर लेना। ठीक है, ज्यादा 1 and 2 ये फलाना ढिमकाना आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ऐसे काम कर लीजिएगा, कर लेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट मेथड ये भी है, चलो यही कर लीजिएगा, मैं इस पे स्टार मार देता हूं। ठीक है, ये मेथड आप फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखो फिर से आ गया, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, फिर से वही क्वेश्चन,
राइट टू लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो सारी बातें बच्चों पिछले क्वेश्चन के जैसी ही हैं, बस यहाँ पे एक ऐड हो गया क्या कि आपको लिमिटेशन बता देना है। बात समझ में आई? तो सब कुछ देखो, फिगर डायग्राम वही मेरे प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूं, वही चीजें आपको यहाँ भी कर देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म मैं ये ऐड कर रहा हूं कि देखो दो बातें होती हैं, उस बात को थोड़ा सा क्वेश्चन में आप गौर कर लीजिएगा जब मैं बात बताता हूं। जब इमेज बच्चों इनफाइनाइट पे बनने के लिए कहेगा, तो ये जो बच्चे ए डैश बी डैश बनता है ना, ये बच्चों इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है इसके बच्चों फोकस पे ही होता है। ठीक है, जब बच्चे इमेज इनफाइनाइट के लिए कंडीशन बता रहा हूं, इमेज एट इनफाइनाइट का एक कंडीशन है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। और जब बच्चे जब हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस बच्चों हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जो इमेज बन रहा है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चे, इसके फोकस के बीच में बनेगा। बात समझ में, ये याद रखिएगा कि जब बच्चे हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस बच्चों हम लोग इमेज को देखते हैं, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब बच्चे हमारे पास क्या होगा, ये जो ए डैश बी डैश है आई पीस के फोकस के भीतर बनता है, मतलब फोकस और लेंस के बीच में बनेगा। ठीक है, लेकिन जब बच्चे इनफाइनाइट बनेगा तो सीधा सीधा उसके फोकस पे ही बनता है। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा जो मैं बात बोल दिया। ठीक है, बात समझ में आई? ज्यादा दिमाग पे अच्छे जोर तो नहीं लगा? ठीक है, नहीं लगा सर, बस दो ही बातें हैं छोटी सी, तो उस बात को याद रखना। इसका बच्चे मैग्नीफाइंग पावर वही जो मैंने आपको बताया, वही सेम चीज चिपका देना है आपको, बस अलग चीज यहाँ पे क्या लिखना था। अब इस क्वेश्चन को दिखाने का पर्पज क्या था कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लिमिटेशंस क्या है, दो लिमिटेशंस आपको लिखनी है। तो एक होता है क्रोमैटिक अब्रेशन, इसका मतलब है बच्चा जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब इसमें लेंस लगा हुआ है, सिंपल सी बात ये समझो, वो मेरे प्यारे बच्चों कलर वाइज थोड़ा सा बच्चों दिक्कत होता है। जो इमेज उसकी बनती है उसकी एग्जैक्ट कलर पहचानने में दिक्कत होती है, धुंधलापन दिखता है, कलर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो उस बात को आप लिख देंगे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस व्हाइट लेंस को अलग अलग कलर में विभाजित कर देता है, जिससे इमेज के रंगों का धुंधलापन आ जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यह समस्या नहीं होती, क्योंकि मिरर ऐसा नहीं करता है। मिरर बच्चों डिस्पर्जन नहीं करता है, इसलिए बच्चों मिरर वहां पे लगा दिया था। किसमें? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या लगाते हैं हम लोग बेटा? मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझना है। स्फेरिकल अब्रेशन, लेंस किनारों से आने वाली रे को ठीक से फोकस नहीं कर पाता, जिससे इमेज धुंधली हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में पैराबोलिक मिरर स्फेरिकल अब्रेशन को कम कर देता है। तो ये दो पॉइंट आप लिख देंगे कि क्रोमैटिक अब्रेशन और स्फेरिकल अब्रेशन मेरे प्यारे बच्चों इसके क्या हो जाएंगे? लिमिटेशंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारे पास क्या है? ड्रा अ लेबल डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग इमेज फॉर्मेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वही मैं बात कर रहा था, दो बातें मैंने बताया ना टेलीस्कोप का, कि फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने क्या कहा कि जो ए डैश बी डैश इमेज बन रहा था, फिर से मैं उस फिगर पे ले जाऊंगा आपको। ठीक है, ये वाला। तो बच्चे जब लिस्ट डिस्टेंस पे करोगे तो बच्चे ये जो लाइट रहे आपस में जाकर के कहीं मिला देना आप ऐसे ही। ठीक है बेटा, इसको कहीं मिला दोगे, इधर मिलाओ उधर मिलाओ, जहां मिला, लेकिन मिला देना है। तो ये कहां बनेगा बच्चे? फोकस के और लेंस के बीच में, ये लिस्ट डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है बेटा, और जब इनफाइनाइट पे कहेगा तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इसके फोकस पे। सिंपल सी बात है। तो बच्चे जैसा फिगर ये बना हुआ वैसे बना देना। ठीक है, वही बातें मैं कह रहा था। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या है बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अपने सिलेबस में दो प्रकार के हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि नजदीक की ऑब्जेक्ट को बच्चे बड़ा करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है, और एक होता है टेलीस्कोप जो कि दूर के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने का उपयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप के बारे में हम लोग ठीक ठाक जान चुके। अब बात आती है बच्चे माइक्रोस्कोप के बारे में। तो मेन फंडा उसका रे डायग्राम है।
तो अब बच्चे देखो, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर क्या है? दोनों में दो लेंस यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। लेकिन अंतर ये है कि बेटा माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेटा छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है। लेकिन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। बस ये फर्क थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? क्योंकि मतलब रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो अगर बड़ा लेंस नहीं रहेगा तो सारी लाइट उस पर आकर के अच्छे से नहीं पड़ पाती है, ठीक है? इसलिए यही पर्पज है, आप बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट पास ही है, तो इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा रहेगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि और लाइट रे कहीं से आकर के उस पर इंसिडेंट हो। समझ गए? चलो, तो ये मेरे प्यारे बच्चों उसका हमारे पास रे डायग्राम है। बना के दिखा दूं क्या? चलो दिखा देता हूं भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो बना देता हूं मैं। यहाँ पे एक छोटा लेंस बनाना और एक बड़ा लेंस बना देना, ठीक है? बन गया, कोई बात नहीं, जैसा बनता है बना लो, बस इमेज फॉर्मेशन कर देना। अरे भैया चलो, ये रे हो गई हमारे पास, ठीक है? एक हमारे पास लाइन हो गई, सिंपल सी बात। चलो, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारे पास है, नजदीक है, तो ये हमारे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरे प्यारे बच्चों आई पीस है। समझिएगा बात को। अब दो लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों यहां से इंसिडेंट करवाओ, एक लाइट रे यहां पे आई और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है बच्चों? इसके फोकस से ही तो जाएगी, इसके फोकस से, ठीक है? तो ये हो जाएगा F4। और दूसरी लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों इसके O से मान लो जाती है, ऐसे O से जाएगी, कहीं मिला देंगे हम, ठीक है? अभी मिलाने का काम करना पड़ेगा, हमको लगता है जबरदस्ती मिलाएंगे, ठीक है? चलो, क्योंकि फिगर बनाना है आपको, थोड़ा सा मैं इसको फिर से बना दूं, है ना? क्योंकि मिलाना है, अब बना दिया तो बनाना पड़ेगा ना भाई। इसको बच्चे यहीं कहीं कहीं कटवा दो आप, ठीक है? जबरदस्ती कटवा देते हैं। चलिए कटवा दिए हमने, और ये जहां पे है इसको हम मान लेते हैं F4। अब जहां पे कट्टी पिट्टी किया है वहां पे बेटा हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया बेटा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सॉरी इमेज बना है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बेटा बी डैश ए डैश, या ऐसे अगर लिखोगे ए बी, एकदम सेम टू सेम फिगर बनाना, देख लो जैसा हमारे पास बना हुआ है, ठीक है? तो अगर ऐसे लिखते हो ए बी, ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि फिगर में लिखा हुआ है ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। बात समझ में आई? बन गया। अब बेटा ये दोनों रे हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं यहां से, ठीक है? ऐसे मिटा दो, क्या करना है? मिटा दिया भैया। अब बेटा क्या करना है? देख, सिंपल सी बात है, लिस्ट डिस्टेंस बनाना है। लिस्ट, अगर मान ले इसका भी इमेज कहता कि इनफाइनाइटी वाला रे डायग्राम बनाओ, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर देता? इसका FE लिख देता, FE, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, वो कह रहा है लिस्ट डिस्टेंस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है? ये जो हमारे पास फोकस है वो यहाँ पे ना होकर के कहीं यहाँ पे होगा, इसको हम बोलेंगे FE। बात समझ में आई? अब बेटा क्या करेंगे? दो लाइट यहां भी इंसिडेंट करवा दो ऐसे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, कैसे भी, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों एक लाइट रे मान लो ऐसे जाएगी, कैसे भी आपको ले जाकर के बस पीछे मिला देना है। बात समझ में आई? अब पीछे बेटा क्या करेंगे? ऐसे जबरदस्ती ले जाकर के हमको मिला देना है, मिलवा देना कहीं भी, इसके दूर चले जाए, इससे पास चले जाए, हमसे मतलब नहीं है। बस आप क्या करिएगा? इसको थोड़ा सा सुंदर बना करके ऐसे मिलवा दीजिएगा कहीं ले जाकर के दूर, ठीक है? इतना तो काम कर सकते हैं ना बेटा। अब जहां पे मिला है, चाहे इसके अंदर मिला चाहे इसके बाहर मिला, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा? उसकी टेंशन आपको लेना ही नहीं है। जहां पे कट्टी पिट्टी हुआ वहां पे हमारे पास इमेज बन गया ए डबल डैश और ये बन गया बी डबल डैश, और ये जो हमारे पास बना है इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है? ऐसे आप कर लीजिएगा। बात समझ में आई? कर लोगे ना बेटा? ऐसे कर लेंगे, ठीक है बेटा? तो इमेज फॉर्मेशन हमारा बन गया, सिंपल सी बात है, इतना काम आपको करना है, और क्या करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा इमेज फॉर्मेशन ऐसे हम लोग कर लेते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सुंदर सुंदर, ठीक है बेटा? अब बच्चा इसके मैग्नीफाइंग पावर की जब बात की जाएगी तो ध्यान से देखना, इसी फिगर में हम देखेंगे। सबसे पहले हमको बीटा निकालना, तो ये हमारे पास होता है बीटा, जहां पे हमारी आंख होती है।
तो ये छोटा सा ट्रायंगल देखो, इतू छोटा सा, तो बीटा यानी कि हम निकालेंगे बेटा tan बीटा। सिंपल सी बात यही है। क्या निकालेंगे बेटा? हम निकालेंगे बच्चों tan बीटा। क्या निकालेंगे बेटा? tan बीटा। tan बीटा क्या है बच्चे? बीटा हमारे पास होता है बच्चे a डैश b डैश, जिसकी हाइट हमने h डैश मान ली है, तो h डैश हो गई। और बच्चे ये वाली डिस्टेंस जिसको हम यूई कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? यूई। तो ये हो गया। अल्फा मेरे प्यारे बच्चों यहां से निकालते हैं, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस से। तो tan अल्फा बेटा यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा h बाई डी के बराबर। अब इन दोनों से हम लोग बच्चे फिगर डाल देते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। देख लो साफ साफ वही है, h डैश बाई यूई, h बाई डी। अब बच्चे हमारे पास ये पहली गुणे चौथी, दूसरे गुणे तीसरी, ऐसे करेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब ये जो h डैश बाई h है ना, वो होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव पीस का मैग्नीफाइंग पावर, जिसको हम MO लिख देते हैं। और d बाई यूई होता है बच्चों आई पीस के लिए। बात समझ में आई? तो ये बातें हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो आई पीस होता है वो मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा यहाँ पे कार्य करता है। तो अब उसका बच्चे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डाल देते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो ME होता है यानी कि मैग्निफिकेशन पावर, वो होता है 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर। तो बस सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करिएगा। इतना लिखने के बाद आप तुरंत मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू लिख देना, m इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई यू नॉट और इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, वी नॉट बाई यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ। इतना आप काम कर दोगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहां तक काम मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है, कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को इन 10 का 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो सर फोड़ देंगे, है ना बेटा? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार अपने 52 क्वेश्चन के इस सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।